नमस्कार। मिड डे प्राइम के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले इस वक्त की ताजा तरीन सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में प्रचार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान और कृष्णानगर में की जनसभा। राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। कहा, राहुल गांधी को अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी। मैं कहता हूं, डरो मत, भागो मत। रोचक हुआ रायबरेली और अमेठी का रण। रायबरेली सीट से राहुल गांधी भरेंगे नामांकन, तो अमेठी से केएल शर्मा ने दाखिल किया पर्चा। स्मृति ईरानी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। कहा, हार के डर से अपने प्रॉक्सी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा। सभी दलों के स्टार प्रचारक मैदान में। भाजपा के लिए अमित शाह कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में, तो जेपी नड्डा गुजरात में करेंगे रैली और रोड शो। प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कांग्रेस की कमान। अखिलेश यादव का मैनपुरी में चुनाव प्रचार। 20 मई को 5वें चरण के लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। आज तमाम दलों के प्रत्याशी भर रहे हैं पर्चा। शराब नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी ईडी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई को नोटिस किया जारी। भीषण गर्मी से बेहाल हुए देश के दक्षिण पूर्वी राज्य। केरल में भीषण गर्मी के कारण 6 मई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। तेलंगाना, ओडिशा, बंगाल और बिहार के कई इलाकों में भी लू के थपेड़ों ने किया बुरा हाल। 2 दिन बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद। और वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। केकेआर की जीत के साथ प्लेऑफ के करीब पहुंचने की होगी कोशिश। और अब सीधे रुख करेंगे पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर का, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उनका हिसाब किया जाएगा। इतना ही नहीं, जहां कानून के हिसाब से संभव हुआ, वहां पीड़ितों को उनका पैसा लौटाया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदीर गारंटी। साथियों, मुझे यहां के मेरे साथी बता रहे थे कि पहले यहां कितनी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में कितना आगे था, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। लाल झंडे वाले ताले लगाते रहते थे। यहां तोलाबाजी हो, दंगे हो, वहां कौन आएगा, कौन निवेश करेगा? भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट का इंडी अलायंस सिर्फ एक ही काम जानता, और वो काम है अपीजमेंट, तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया। इसमें उन हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सबका क्या दोष था जो बॉर्डर के उस पार रह गए? ऐसे साथियों का ध्यान रखने की गारंटी देश के विभाजन के समय दी गई थी, लेकिन आजादी के बाद इस बात को भुला दिया गया। मैं यहां भी जब मातुआ समुदाय के लोगों से मिलता हूं, तो हमारे मतुआ के समाज के लोग उनकी पीड़ा मुझे बताते हैं। वो मुझे सुन करके बड़ा दर्द होता है। ऐसे हर व्यक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए ही हमारी सरकार ने मतुआ समाज जैसे सभी बंधुओं को न्याय दिलाने के
सीएए लाने का साहस किया, लेकिन टीएमसी इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। लोगों को उम्मीद थी कि टीएमसी इसका सबसे ज्यादा समर्थन करेगी, लेकिन टीएमसी के लिए वोट बैंक की राजनीति सर्वोपरि है और अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। ये लोगों के बीच सीएए के बारे में दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। टीएमसी को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि वो सीएए को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं सीएए के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा, उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ मिल करके रहेगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पश्चिम बंगाल का इतिहास देश को दिशा देने वाला रहा। यहां राजा कृष्णचंद्र जी ने उनका सुशासन, उनकी भारत भक्ति की विरासत है, जिन्होंने हमारी आस्था, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम किया, यहां के विकास के लिए अपना बहुत कुछ दान कर दिया। लेकिन टीएमसी वाले ऐसी विरासत को ही बदनाम करने में जुटे हैं। आज देखिए, देश के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई सरकार रही जिसको आए दिन कोर्ट को याद दिलाना पड़ता है कि उसकी ड्यूटी क्या है। टीएमसी सरकार ऐसा कोई काम करती नहीं जो संविधान और कानून के मुताबिक हो, जो लोकतंत्र के मुताबिक हो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण संदेश खाली है। संदेश खाली में क्या चल रहा है, ये टीएमसी के टॉप लीडर्स को पहले से पता था, लेकिन संदेश खाली बहनों से ज्यादा वो अत्याचारी इनके काम का था। देखिए कैसे कैसे हथियार, कैसे कैसे सामान मिल रहे हैं। क्या ये गोला बारूद, ये बम बंदूक गणतंत्र को मजबूत करने के लिए था क्या? साथियों, कल मैं जब बंगाल पहुंचा था तो मुझे कई एक्स सर्विसमैन मिलने आए थे। उन्होंने मुझे वन रैंक वन पेंशन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। वो इतने भाव विभोर थे कि हमारा 40 साल पुराना वन रैंक वन पेंशन का मामला आपने सुलझा दिया और लाखों करोड़ रुपया ये हमारे एक्स सर्विसमैन को हमने पहुंचाए। जिन लोगों ने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन काम किया, आज बंगाल में उनका शोषण हो रहा है। इन लोगों ने कल मुझसे इस बारे में विस्तार से बात की है। आज मैं इस मंच से हमारे एक्स सर्विसमैन, जिनको बंगाल की धरती पर टीएमसी सरकार लगातार अन्याय करती है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी और आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए मेरे तीसरे टर्म में भारत सरकार हर कानूनी काम में आपकी मदद करेगी। ये मैं सभी एक्स सर्विसमैन को विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ऐसे हर एक्स सर्विसमैन की पूरी मदद करेगी। भाइयों और बहनों, मोदी गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाओं को सशक्त करने में जुटा है। मोदी आज आपको पक्का घर दे रहा है। मोदी ने आपको मुफ्त राशन दिया है, नल से जल की सुविधा दी है। ऐसी हर योजना से हमारी बहनों को बहुत सुविधा हुई है। अब मोदी आपके लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आया है। आपके घर का बिजली का बिल 0 हो, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना मैंने शुरू की है। आपको सरकार आपके घर के छत पर सोलर पैनल देने के लिए मदद देगी।
तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और बीते 10 वर्षों में किस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं और उसका कितना फायदा लोगों को हुआ है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक के हुकरी, जहां इस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रोक कर रखा। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं कर्नाटक और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे साहब 80 पार कर गए, मगर आप चिकोड़ी वालों को जान नहीं पाए। चिकोड़ी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है मित्रों, जान देने के लिए। भाइयों बहनों, 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, भाई पुलिस वालों, ओ ऑफिसर उनको रोको जरा, सब ठीक है, आगे जाके डिस्टर्ब मत करो, सारे लोग वहीं रुक जाओ, कहीं नहीं जाना है, सब ठीक चल रहा है, काहे को सभा डिस्टर्ब कर रहे हो? सुनाई नहीं पड़ता है? वो काली टोपी पीछे आ जाओ, चलो, काहे को सभा डिस्टर्ब कर रहे हो? सब कुछ ढंग से तो चल रहा है। भाइयों बहनों, 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरोस बच्चे की तरह गोदी में बिठाकर खिलाती थी। इससे न केवल कश्मीर, देश में आतंकवाद फैलता था। नरेंद्र मोदी जी ने, आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा कहने लगे धारा 370 मत हटाओ। भाइयों बहनों, जब मैंने पूछा कि क्यों न हटाएं, तो उन्होंने बताया कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हुआ, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया। मोदी जी ने PF-5 पर बैन लगाया। मुझे बताओ चिकोड़ी वालों, PF-5 पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? एक कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की HDPI का समर्थन लेकर बनी है और नतीजा देखिए, बनते ही बेंगलुरु में बम धमाके हुए। चलो भाई। तो अभी अब कर्नाटक के हुक्केरी से इस चुनावी जनसभा को इस वक्त गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने PF-5 की बात की और किस तरह से 370 खत्म होने के बाद से कश्मीर को और साथ साथ पूरे देश को क्या कुछ फायदा हुआ है, इन तमाम बातों का जिक्र इस चुनावी जनसभा में अमित शाह कर रहे थे। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर जोरदार कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि डरो मत, भागो मत। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे।
और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने गरीबी को जिया है, महसूस किया है और गरीबों की मुश्किलों को भी वो जानते हैं। पीएम ने कहा कि इसी वजह से वो देशवासियों का जीवन आसान बनाने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। पीएम ने कहा कि पिछले एक दशक में देश में बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि मोदी मौज मस्ती करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए पीएम ने वोट जिहाद वाले बयान पर भी पलटवार किया। अब ये कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। जिहाद क्या होता है ये हमारे देश के लोग भली भांति जानते हैं। हमारे देश में दशकों से ये वोट जिहाद का खेल पर्दे के पीछे चलता था, चुपचाप चलता था। पहली बार वो इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि खुलेआम अब वोट जिहाद की सार्वजनिक माइक पर घोषणा कर रहे हैं। इसलिए वोट जिहाद की इस अपील पर कांग्रेस का शाही परिवार चुप है। यहां टीएमसी का परिवार चुप है, लेफ्ट का परिवार चुप है। यानी कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, ये इंडी अलायंस के जो भी चट्टे बट्टे हैं, सारे के सारे वोट जिहाद से सहमत है। और नामांकन के आखिरी दिन नाम के ऐलान के साथ ही रायबरेली और अमेठी को लेकर जो तस्वीर है वो अब साफ हो चुकी है। साथ ही साथ सियासी हलचल भी काफी बढ़ गई है। ये पहली बार है जब राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में होंगे। रायबरेली से सीट पर साल 2004 से 2024 तक सोनिया गांधी सांसद रही हैं, लेकिन अब सोनिया गांधी राज्यसभा से वो राजस्थान में चली गई हैं, राज्यसभा संसद के लिए सदस्य के लिए। और यहां पर बीजेपी ने डीपी सिंह, दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने उन्हें हराया था। राहुल गांधी इस बार भी केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में हैं, जिस पर वोटिंग हो चुकी है। और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा ने यूपी के अमेठी से पर्चा उन्होंने दाखिल कर दिया है। भाजपा ने अमेठी से स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा है। और यूपी के अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव नहीं लड़ने को कांग्रेस पार्टी की हार बता दिया है। उन्होंने कहा कि अमेठी से गांधी परिवार का चुनाव न लड़ना यह बताता है कि गांधी परिवार ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी डरे हुए हैं और इसलिए वो बार बार अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर
कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली। ये दिखाता है कि हार का डर कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। और वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अमेठी की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं और ये पिछले 40 वर्षों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और आपकी हर समस्या से वो अवगत है। हम एक बार फिर से अमेठी में सेवा की राजनीति और सच्चाई की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी है और साथ साथ हमारे साथ कुछ सहयोगी भी है। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर प्रफुल्ल केतकर जी है, जो कि संपादक है ऑर्गेनाइजर के, और साथ ही साथ हमारे दो सहयोगी उर्मिलेश भट्ट हैं पश्चिम बंगाल के वर्धमान से, और साथ ही साथ अश्विनी मिश्र हैं जो कि रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले चलेंगे रायबरेली। हमारे साथ अश्विनी वहां से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सबसे पहले तो यही कि रायबरेली में अब ये फैसला हो गया है, कल तक ये सस्पेंस था, अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। क्या है वहां का मिजाज, किस तरह से इस फैसले को रायबरेली की जनता देख रही है? रायबरेली की जनता अगर देखे तो आश्चर्यचकित है, अचंभित है। एक सरप्राइज एलिमेंट देने की कोशिश की थी। जनादेश किस प्रकार सरप्राइजिंग होगा वो भी देखना ज़बरदस्त होगा। एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, वो हिट विकेट होता है या क्या होता है ये जनादेश बताएगा। हालात यहाँ के क्या है, माहौल यहाँ कैसा है, मैं दिखाऊंगा, मेरे राज्य के सहयोगी दिखाएंगे। ये एक ऐसा स्थान है, पंडित गया प्रसाद शुक्ल का ये मकान है। ये बताया जाता है, स्थानीय लोग बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने जब पहली बार पर्चा दाखिल किया था 1967 में, तो यहीं पर उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद, अंदर एक मंदिर है गणेश जी का, उसके बाद उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। सोनिया गांधी ने भी पर्चा दाखिला का अपना वो सिलसिला और परंपरा यहीं से कायम रखा और पूरी जनता जनार्दन यहाँ पर इकट्ठी है। उनके समर्थक आज यहीं इकट्ठे हैं कि अपेक्षित है कि कभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी, संभवतः प्रियंका गांधी भी अमेठी से पर्चा दाखिल कराकर यहाँ पर आएंगे और यहीं से इनका जुलूस जाएगा कचहरी, जिलाधिकारी कार्यालय पर्चा दाखिल करने के लिए। निश्चित तौर से अमेठी के अलावा रायबरेली, ये दोनों क्षेत्र कांग्रेस के गढ़ तो माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि अमेठी में जिस तरीके से किशोरी लाल शर्मा को वहां पर कैंडिडेट घोषित किया गया है, किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के जनता और प्रतिनिधि के बीच में सेतु का कार्य करते थे। एक तरीके से वो बीच में प्रतिनिधि थे, वो सब नेता नहीं थे जी। जनता यहाँ की नेता चुनती है। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हर कोई अपने आप में नेता होता। सच्चाई ये है कि यहाँ नेताओं की भरमार है। सब बड़े अच्छे तरीके से जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर सांसदीय विधायकी का चुनाव लड़ते हैं। तो एक बाबू सरीखे आदमी को कितना बड़ा नेता अमेठी की जनता मान पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात तो किशोरी लाल शर्मा को अपने को नेता साबित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, जीतना तो उससे आगे की बात है। ठीक है। रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली की जनता राहुल गांधी के उम्मीदवारी को लेकर बहुत खुश है। युवजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के भी युवा यहाँ पर आए हैं और उनको ये लग रहा है, हम वो भी दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के भी युवा यहाँ पर पहुँचे हैं, कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर पहुँचे हैं और यहीं से थोड़ी देर में जुलूस जाएगा कलेक्ट्रेट के लिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय में, जहाँ से राहुल गांधी यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर अपने कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जनता क्या जनादेश देगी? कांग्रेसी एकदम उत्साहित है, वो मान रहे हैं कि परंपरागत सीट है, लेकिन काफ़ी कद्दावर नेता हैं जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है।
वो खुद कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में खुद उनका एक जनाधार रहा है। 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, अभी राज्य मंत्री भी है। तो मुकाबला दिलचस्प होगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ उर्मिलेश भट्ट भी पश्चिम बंगाल के वर्धमान में इस वक्त बने हुए हैं। उर्मिलेश, जैसा कि हमने कहा कि इस पूरे फैसला के आने के बाद से लगातार बीजेपी हमलावर है और ये माना भी जा रहा था कि अगर ये ऐसा फैसला आता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बीजेपी हमलावर होगी, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आएंगी। हमने सुना प्रधानमंत्री को, हमने सुना बाकी नेताओं को भी हमने सुना, स्मृति ईरानी को सुना, अनुराग सिंह ठाकुर को सुना, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया कि पहले तो यही नेता कहा करते थे कि डरो मत लड़ो, लेकिन अब खुद ही अमेठी से डर के अब दूसरी जगह चले गए हैं। वायनाड से भी डर गए, वहां भी हार निश्चित है, और वहां के बाद अमेठी से भी डर के ये रायबरेली चले गए। तो इसके क्या कुछ मतलब निकाले जाए? जी असीम, बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री ने आज वर्धमान जो दुर्गापुर सीट है, यहाँ पर लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं दिलीप घोष, जो भाजपा के जो पहले जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके पक्ष में यहाँ पर जो है मतदान के लिए या उनके पक्ष में जो है वोट मांगा है। ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने जो टीएमसी है, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है, उसको आड़े हाथ लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया है असीम। और जिस तरीके से आपने भी दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री ने जिस कहा है कि जो आदमी ये कहता था कि डरो मत, वो खुद ही डर करके जो है अमेठी छोड़ करके रायबरेली चले गए हैं, और दूसरी तरफ जो है वायनाड में चुनाव हार रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस देश की जनता जो है ये समझ चुकी है कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। जो आदमी जो है जनता को कहता था डरो मत, तो खुद ही डर जाता है। तो ऐसे में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राहुल गांधी और कांग्रेस को जो है तीखा प्रहार किया है, वही दूसरी तरफ टीएमसी पे भी किया है। टीएमसी के तमाम जो विकास कार्य हैं, उन जो विकास कार्यों की बात उन्होंने यहाँ पे की है केंद्र सरकार द्वारा, उनकी बात की है। साथ ही यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा का माहौल हो या विकास का माहौल है पश्चिम बंगाल का, उसको लेकर के भी किया है। असीम, जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि जो ये सीट है, ये काफी हाई प्रोफाइल सीट है। एक तरफ यहाँ पर जो है सीपीएम कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, तो वहीं टीएमसी की तरफ से जो है कीर्ति आजाद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने लेफ्ट और टीएमसी को भी घेरा है, और वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस को भी घेरा है। कांग्रेस जो कहती थी कि जो बड़े एजेंडे दिखाती थी, बड़े सपने जो दिखाती थी, वो जो है कहीं ना कहीं पीछे हट गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूं और मैं जनता की सेवा के लिए ही वोट मांग रहा हूं। ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, आपके प्रति, चूंकि आप इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझते और जानते रहे यूपी की पॉलिटिक्स को, देश की पॉलिटिक्स को, राहुल गांधी का और कांग्रेस का ये फैसला, इतने दिनों के सस्पेंस के बाद से आखिरी मोमेंट में ये फैसला लेना कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, वो रायबरेली चले जाएंगे, क्या लगता है कि इस फैसले के पीछे की रणनीति, क्या कुछ स्ट्रेटजी हो सकती है कांग्रेस की? देखिए असीम, राजनीति में परसेप्शन बैटल ये बहुत मायने रखती है। जब ये सस्पेंस चल रहा था तब क्या होता है, अमेठी में पोस्टर लग रहे हैं, रायबरेली में शायद प्रियंका जी को उतारा जाएगा या प्रियंका जी को अमेठी भेजकर, ये सारे समीकरण चल रहे थे और कांग्रेस कार्यकर्ता भी इसके बारे में अपबीट थे। लेकिन वायनाड में जिस तरह से, क्योंकि लेफ्ट पार्टी इस बार कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के बाद भी उन्होंने पिछली बार की तरह केरल में कांग्रेस को वॉकओवर नहीं दिया है, ना वोट ट्रांसफर हुआ है। ऐसे में वायनाड की सीट धोखे में है। ऊपर से जिस तरह के नॉर्थ के हिस्से में कांग्रेस का एक तरीके से अपना जनाधार खोती जा रही है, और ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस। लेकिन वास्तविकता ये है कि पिछली बार भी वहां पे समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, और ये भी वास्तविकता है कि पिछली बार 2019 के चुनाव में 2014 के कंपैरिजन में, यदि हम तुलना में देखते हैं, तो सोनिया गांधी खुद लड़ने के बाद भी वहां पे उनका जो विनिंग मार्जिन था, जो जीत हार का अंतर था, वो 3.5 लाख से कम होकर 1,60,000 के आसपास आ गया था। ठीक है। दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह जो अभी बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, उनका वोट परसेंटेज 17% बढ़ा था। तो ये सीधा दिखाता है कि रायबरेली हो या अमेठी हो, जैसे पुराने परिवार के, कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली के गढ़ माने जाते थे, उस तरह का वॉकओवर अभी उनके लिए रहा नहीं है। ऐसे में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे समझने की जरूरत है असीम जी। ठाकुर प्रसाद यादव यहाँ पे बीएसपी के कैंडिडेट है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोटर इस इलाके का है, क्या वो राहुल गांधी के साथ जाएगा समाजवादी पार्टी के कारण,
या वहां पे अपोजिशन का वोट डिवाइड होगा, ये देखना रायबरेली में बड़ा दिलचस्प। लेकिन प्रफुल्ल जी, जो तस्वीरें वहां से हमारे सहयोगी अश्विनी दिखा रहे थे कि वहां चूंकि ये वहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है यूपी में, तो बहुत सारे सपा के कार्यकर्ता भी वहां पे मौजूद हैं जो कि अब जाएंगे राहुल गांधी नामांकन भरने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका आपको लगता है कि ये फैक्टर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के तो हैं ही, ये सब मजबूती प्रदान करेंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये तो वास्तविकता है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, चाहे वो रायबरेली के आसपास के चुनाव क्षेत्र हो, चाहे वो अमेठी के आसपास के चुनाव क्षेत्र हो, वहां पे अपनी पकड़ जो है वो कांग्रेस ने खो दी है। कांग्रेस को अभी तक वॉकओवर इसी कारण से मिलता था क्योंकि समाजवादी पार्टी या बीएसपी अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे कैंडिडेट नहीं उतारती थी और 1-to-1 फाइट में वो कन्वर्ट हो जाता था। मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। समाजवादी पार्टी का पिछली बार भी कैंडिडेट नहीं था, लेकिन पिछली बार बीएसपी का भी कैंडिडेट नहीं था सोनिया जी के खिलाफ। तो अब ये अंतर है कि बीएसपी ने कैंडिडेट दिया है और यादव कैंडिडेट दिया है। ठीक है, ऐसे में तो आपको लगता है कि डेंट हो सकता है? ऐसे में समाजवादी पार्टी का वोटर इस अलायंस के साथ जाता है क्योंकि एसपी बीएसपी का ये जो कास्ट वाला इक्वेशन है वो बहुत अलग तरीके से यूपी में काम करता है। ऐसे में कांग्रेस जब अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले जैसा नहीं रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का संगठन इनके लिए राहुल गांधी के लिए कितने मन से काम करता है। ठीक है। एक सवाल प्रफुल्ल जी, और हमारे पास समय की कमी है कि अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि अगर वो वायनाड से भी जीत जाते हैं राहुल गांधी और रायबरेली से भी जीत जाते हैं, तो टेक्निकली, स्ट्रेटजिकली, रणनीतिक तौर पर वो कौन सा सीट रिटेन करेंगे और कौन सा छोड़ेंगे? ये बड़ी समस्या है असीम। ये दोनों जगह जीतते तो भी समस्या है और दोनों में से कोई एक सीट हार जाते हैं तो भी समस्या है इनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो वायनाड की सीट लड़ते हुए उन्होंने नॉर्थ साउथ के नैरेटिव में फंस गए हैं। बहुत सारे बयान उन्होंने इस तरीके से दिए हैं उत्तर भारत के मतदाताओं के संबंध में कि उन पर अभी रायबरेली में उसके बारे में निश्चित रूप से सवाल किए जाएंगे। ऐसे में वो कौन सी सीट रिटेन करते हैं। और वायनाड के बारे में जैसे कि हम सबको पता है और प्रधानमंत्री जी ने भी कल जैसे अपने इंटरव्यू में कहा कि कोई सौदा हुआ है क्या मुस्लिम लीग का, क्योंकि वो गढ़ रहा है, वो कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा है वायनाड, मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है। इस कारण से उन्होंने वो सीट चुनी थी। ऐसे में यदि वो रायबरेली चुनकर यदि वायनाड छोड़ देते हैं, जो दक्षिण का मतदार उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में पिछली बार भी वोट दे चुका था, वो पूरी तरीके से भ्रमनिरास हो जाएगा। बिल्कुल, और ये एक नैरेटिव, ये एक परसेप्शन होगा प्रफुल्ल जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर वो वायनाड सीट छोड़ के अगर वो जीत जाते हैं रायबरेली से भी, और अगर वायनाड सीट छोड़ देते हैं, तो वहां की जनता कहेगी देखो भैया, हमने आपको आपके मुश्किल के टाइम में हमने आपको जिता के भेजा और अब जब आप वहां से जीत गए हैं तो आप हमें छोड़ दें। तो ये एक दुविधा की स्थिति होगी कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने। लेकिन प्रफुल्ल जी, आप भी देख पा रहे होंगे ये तस्वीरें, देखिए हम सीधे आपको रायबरेली से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी के जो समर्थक हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो कि गठबंधन में वहां पे लड़ रहे हैं, तो तमाम जो उनके समर्थक है, सपोर्टर हैं, चूंकि अब से कुछ ही देर के बाद वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे रायबरेली से राहुल गांधी, तो ये तस्वीरें हैं, लगातार जो लोग हैं उनका हुजूम है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं रायबरेली से कल तक सस्पेंस था कि अमेठी से और रायबरेली से आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। तो अब ये सस्पेंस और पर्दा हट चुका है। अब रायबरेली से, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, वहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, और अमेठी से कांग्रेस और गांधी परिवार के काफी नजदीकी जो शर्मा जी हैं वो चुनावी मैदान में है और उनके सामने स्मृति ईरानी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायबरेली से, जहां अब से कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लेकिन प्रफुल्ल जी, सवाल यही कि क्या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर चूंकि परंपरागत सीट रही है रायबरेली की अच्छे खासे मार्जिन से, आपने भी कहा कि सोनिया गांधी वहां से जीतती रही हैं, उससे पहले इंदिरा गांधी भी वहां से जीती थी, तो एक तथ्य और एक सजेशन ये भी आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से जीत जाते हैं तो वो वहां से इस्तीफा वहां से हट जाएंगे और वहां पे उपचुनाव होगा और उपचुनाव के जरिए फिर प्रियंका गांधी वहां से जीतेंगी और इस तरह से सोनिया गांधी राज्यसभा में और ये राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा में और उनकी बहन प्रियंका गांधी
रायबरेली से लोकसभा में होंगी। ये भी कुछ थ्योरी निकल के सामने आ रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये थ्योरीज तो चलेंगी और ये बिल्कुल संभावना है, लेकिन फिर भी उसमें ये सवाल जरूर आएगा कि इसका अर्थ तो सीधा सीधा ये है कि अमेठी की हार आपने स्वीकार कर लिया है, जो आपका ट्रेडिशनल एक चुनाव क्षेत्र था, वहां से आप अभी परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ेगा। ये एक तरीके से आपने गिव अप कर दिया है अमेठी को, ये मैसेज जरूर जाएगा। और देखिए, एक तो बात जो हमको माननी पड़ेगी, नहीं प्रफुल्ल जी, इसलिए भी ये, चूंकि कांग्रेस को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चूंकि पिछले 2-3 चुनावों की बात की जाए तो लगातार जो वोट परसेंटेज है कांग्रेस के प्रति वो लगातार खिसकती जा रही थी, कम होती जा रही थी। और चूंकि इनको जीतना है और एक मैसेज भी देना है उत्तर भारत के लोगों को, हिंदी बेल्ट के लोगों को, इसलिए कांग्रेस ने एक सेफ सीट के तौर पर, चूंकि पिछली बार हार हुई थी अमेठी से, इसलिए रायबरेली सीट को दिया गया। कम से कम यहां से आप जीत सकते हैं और यह भी आप पे तोहमत नहीं लगेगा कि आप उत्तर भारत को छोड़ के चले गए थे दक्षिण भारत की तरफ। जी बिल्कुल, ये प्रयास कांग्रेस की तरफ से जरूर है, लेकिन मैं मूल प्रश्न वही है कि आपने अमेठी छोड़ी क्यों? अमेठी में जो विकास का नैरेटिव जो स्मृति ईरानी ने खड़ा किया कि आपके 50 साल मेरे 5 वर्ष, क्या इसमें आप हार गए क्या? और वो है तो यही नैरेटिव फिर रायबरेली में भी चलेगा। तो आप कहां से ये प्रश्न वहां पे खड़ा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सोनिया गांधी स्वयं रहते हुए वो मार्जिन यदि 3.5 लाख से 1,60,000 तक नीचे आया है, तो ऐसे में इस बार जरूर ये रहेगा कि राहुल गांधी जब खास करके कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में संगठन का एक तरीके से ये कमजोर हो चुका है, ऐसे में रायबरेली सीट सेफ तब मानी जाएगी मैं जब मानता हूं कि उसके जो 6-7 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं वहां पे भी आपकी पकड़ रहे। लेकिन वहां पे भी क्या है, तो 5 भाजपा के एमएलए आज है और ऐसे में वो कैसा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, 4 जून को ही पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह से ये जो फैसला लिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसका क्या कुछ जनादेश निकलकर सामने आता है, चाहे वो अमेठी की सीट हो या फिर रायबरेली की सीट हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरेश, आपका भी पश्चिम बंगाल से वर्धमान से हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों ही व्यक्तियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात में हैं और वहां चुनाव प्रचार वो करेंगे। नड्डा आज सबसे पहले दाहोद में एक जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे और इसके बाद वो अहमदाबाद में मतदाताओं से संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर उसके बाद जेपी नड्डा कच्छ के गांधी धीम पहुंचेंगे, जहां वो गांधी मार्केट से झंडा चौक तक एक रोड शो निकालेंगे। दिन के अंत में भाजपा अध्यक्ष गांधी धाम में ही मतदाताओं से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और लोकसभा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्षी दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी में जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन की प्रमुख साझेदार समाजवादी पार्टी भी मतदाताओं का दिल जीतने के लिए पूरी जोर लगा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के नामांकन में शामिल होने के लिए रायबरेली पहुंच गए हैं।
वे रायबरेली में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष आज शाम 7:30 बजे गुजरात के अहमदाबाद में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी द्वारा इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की निम्न मानसिकता को दर्शाता है। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। और देश के अधिकांश हिस्सों में आसमान से मानो आग बरस रही है। भीषण गर्मी के चलते सामान्य जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी हिस्से में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, महाराष्ट्र, रायलसीमा और गुजरात में लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। केरल में लू की चेतावनी और बढ़ते तापमान के बीच जो शैक्षणिक संस्थान है वो सोमवार तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। लोगों से सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक बाहर धूप में ना जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत में भी रविवार तक लू की स्थिति बनी रहने की बात कही है। तो चाहे वो दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, मध्य भारत हो, इन तमाम हिस्सों में, पश्चिम भारत में जो लू की स्थिति है, गर्मी की स्थिति है, वो लगातार बनी हुई है। केरल में तमाम शैक्षणिक संस्थानों को सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। लोग जूस का, पानी का, इन तमाम चीज़ों का सहारा ले रहे हैं क्योंकि खुद को बचा सकें। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश शीतल महाराष्ट्र के सांगली में इस वक्त मौजूद हैं। योगेश, आपका स्वागत है। और आप भी बहुत ही गर्मी का सामना कर रहे हैं। रिपोर्टिंग के दौरान मैं देख सकता हूं वहां भी भयंकर गर्मी है, लेकिन किस तरह से दिनचर्या, लोग किस तरह से अपने काम पे जा रहे हैं और सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कुछ वो सुविधाएं दी गई हैं ताकि कुछ राहत मिल सके आम लोगों को? देखिए, आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। जो पश्चिमी महाराष्ट्र का जो, अगर हम पॉलिटिकली थोड़ा सा अगर टच दें, मैं आपको पॉलिटिकली थोड़ा सा हिंट करूं तो जो 11 सीटें इस तीसरे चरण में है, जिनमें से कि 7 सीटें पश्चिमी महाराष्ट्र में, 2 कोंकण में और 2 जो है वो मराठवाड़ा जो पश्चिमी महाराष्ट्र है, जिसमें कि लातूर और उस्मानाबाद है। ये पूरा जो कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ पे अभी चुनाव होना है। अगर आप देखें तो स्थिति जो है यहाँ पे काफी चुनौतीपूर्ण है लोगों के लिए, क्योंकि धूप बहुत कड़ी है और अलग अलग डायरेक्शन जो है मौसम विभाग के द्वारा वो भी जारी किए गए हैं, जिसमें कि कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी अगर बात कर लें, डिहाइड्रेट रहने के लिए कहा गया है। साथ में 11:30 से 4:30 बजे तक लोग बाहर न निकले, क्योंकि एक्सेप्शनली हाई, अगर पिछले कुछ दिनों में बात करें तो कई बार ऐसा हुआ है कि टेम्परेचर 40 से ऊपर गया है। ये पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो उसको देखते हुए जो है लोगों को एहतियात बरतने कहा गया। लेकिन चूंकि चुनावी मौसम में, अब हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पे रैली होने वाली, गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल वो कोल्हापुर में है, कोल्हापुर से यहाँ आएंगे, फिर रत्नागिरी पहले जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो रैलियां जो है वो भी चल रही है। इस बीच में जो प्रशासन है उसने कई जगहों पर पानी की व्यवस्था की है, पीने के पानी की व्यवस्था। कई जगहों पर छोटे छोटे हॉल्स आप देख सकते हैं, वो कई जगह लगाए गए हैं कोल्हापुर में और बाकी जगहों पर भी। साथ में यह भी कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं, खासकर जो वृद्ध हैं, उनके लिए जो वेटिंग एरिया है वो बनाया जा सके, उसकी भी व्यवस्था की गई है। ओवरऑल अगर आप कहें तो व्यवस्था जो है जोर शोर से की गई है। लेकिन मौसम जिस तरीके से काफी बदला है पिछले कुछ दिनों में, चुनौती निश्चित तौर पर लोगों के लिए, और खासकर जो पॉलिटिकल जो कैंपेनिंग है, जो पूरा का पूरा अभी मौसम चल रहा है चुनावी रैलियों का, चुनावी डोर टू डोर कैंपेन का, उस पर भी कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है। योगेश, एक और सवाल वो ये कि हम जानते हैं कि 7 मई को महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, और क्या हम ये उम्मीद करें कि इतनी गर्मी के बावजूद भी जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो पोलिंग बूथ्स हैं वहां पे गर्मी से बचने के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं?
देखिए असीम, इस पे हमने एक स्टोरी भी फाइल किया यहाँ से, जिस स्टोरी में आपको दिखेगा कि जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं। मतलब जिस तरीके से ऐसा अंदेशा लग रहा था कि तापमान काफी ज्यादा है, पता नहीं लोग बाहर निकलेंगे ना निकलेंगे, हो सकता है कि अर्बन एपैथी जो हमें कई बार दिखती है कि लापरवाही एक तरीके की दिखती है कि कौन बाहर निकले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकलेंगे। और अगर आप वोटर टर्नआउट को देखें तो वोटर टर्नआउट पे भी टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसा कि जो विश्लेषक हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग अलग स्थितियां होती है, अलग अलग वजहें होती है, लेकिन तापमान के कारण मतदान पे प्रभाव जो बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। और कई लोगों से हमने बात की, खास करके जो यंग वोटर्स हैं, यंग वोटर्स का भी कहना है कि मौसम चाहे कैसा भी हो हम आएंगे। और जब प्रधानमंत्री पिछले दिनों एक रैली को संबोधित कर रहे थे जलगांव में या यवतमाल में, मुझे जहां तक याद आ रहा है, उन्होंने भी वहां पे कहा था कि तापमान है, आप लोग जाइए, मत करने के लिए आप लोग जरूर जाइए। और इलेक्शन कमीशन के कैंपेनिंग में भी इस बात को कही गई है। आप देखें तो सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टीज की बात करें, एनसीपी की बात करें, शिवसेना के अलग अलग फैक्शन की बात करें, वो सब भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मतदान के लिए जरूर जाएं। चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां करके रखी है। जिला प्रशासन के स्तर पर जो है मतदान केंद्र पर काफी व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था की गई, वेटिंग एरिया की गई है, महिलाओं को जो उनका कंफर्ट है उसकी व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा आपने कहा, उसने काफी व्यवस्था ऑलरेडी की है, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो सब लोग देखे हैं। और इसका परिणाम, जैसा आपने भी कहा, अंदेशा सबको है कि कहीं इसका असर वोटर टर्नआउट पे ना पड़ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है व्यवस्था वो भी यहाँ पर की गई है हर एक जगह पर। ठीक है योगेश, आप भी चूंकि लगातार इतनी गर्मी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी मामले में जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया को हफ्ते में 1 दिन कस्टडी में बीमार पत्नी से मुलाकात की इजाजत भी दी है। वहीं ईडी ने कहा है कि उसे इस मामले में ट्रायल कोर्ट के पुराने आदेश को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही अब 8 मई को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब देखेंगे हम खेल जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी खेल जगत की तमाम खबरों को समेटकर गौरव स्टूडियो में मौजूद हैं। गौरव, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया असीम। और खेल की खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो आईपीएल की खबर के साथ करेंगे, जहां पर आज इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का अब तक का सफर बेहद शानदार रहा है। फिलहाल ये टीम 12 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की बात करें तो तालिका में 9वें स्थान पर स्थित इस टीम को 10 मैचों में से महज 3 में जीत मिली है। ऐसे में लगातार पिछले 4 मैचों में हार का दंश झेल रही मुंबई की टीम जीत की तलाश में उतरेगी। वहीं केकेआर की कोशिश होगी कि वो जीत के साथ शीर्ष 3 में बने रहने की अपनी जो स्थिति है उसको बरकरार रखे। अब बात कर लेते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बांग्लादेश को तीसरे T20 मैच में 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 117 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए सलामी बल्लेबाज दिलारा अख्तर ने 25 गेंदों पर 39 रन और कप्तान निगार सुल्ताना ने 28 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने 18.3 ओवर में 3 विकेट पर 121 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 51 रन बनाए, जबकि स्मृति मंधाना ने 47 रन की पारी खेली। इस साल महिला T20 विश्व कप का भी आयोजन होना है, जो कि बांग्लादेश में आयोजित होगा। इस लिहाज से भारतीय टीम का ये प्रदर्शन काफी मायने रखता है। और अब बात कर लेते हैं मुक्केबाजी की, जहां ASBC एशियन अंडर
22 यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जो है वो जारी है। भारत के 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में एस जादूमणि, निखिल, अजय कुमार, अंकुश और ध्रुव सिंह अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे हैं। तो वहीं महिला वर्ग में गुड्डी और पूनम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये सेमीफाइनल मुकाबले आज ही खेले जाएंगे। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा को स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। अब वे एशिया पैसिफिक रीजन के 35 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गौरतलब है कि डॉक्टर मल्लिका ने वर्ष 2021 में स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। इनकी अध्यक्षता में स्पेशल ओलंपिक में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। डॉक्टर नड्डा के नेतृत्व में भारतीय दल ने जर्मनी में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 से ज्यादा पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। तो असीम, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब देखें कुछ अर्थ जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इंडियन इकोनॉमी के लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो आर्थिकी वो 7.8% से बढ़ने का अनुमान है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के ताज़ा आर्थिक आउटलुक के मुताबिक अगले 2 वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास दर के लगभग 6.6% रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि वैश्विक एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक व्यवधान आर्थिक प्रगति पर असर डाल सकते हैं। OECD का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र से आने वाली मांग का फायदा होगा, लेकिन निजी खपत में वृद्धि सुस्त रहेगी। OECD ने जोर देकर कहा है कि निर्यात बढ़ता रहेगा, खासतौर से सूचना प्रौद्योगिकी और परामर्श जैसी सेवाओं में तेजी रहेगी। भारत की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी में वृद्धि जारी रहेगी और इससे विदेशी निवेश से समर्थन मिलेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन सकल मुद्रास्फीति में धीरे धीरे गिरावट आएगी, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। भारत में मार्च में खुदरा महंगाई 4.9% थी, जो कि RBI के 2 से 6% के स्तर के अंदर है, लेकिन आदर्श 4% से अभी भी ऊपर बनी हुई है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं सहित कई देशों के लिए महंगाई एक चिंता का विषय है, लेकिन भारत काफी हद तक अपनी महंगाई दर को कंट्रोल करने में कामयाब रहा है। त्योहारों और शादियों के सीजन में ऑटोमोबाइल की मांग बढ़ने से अप्रैल महीने में गाड़ियों की बिक्री में इजाफा देखा गया है। सबसे ज्यादा उछाल दोपहिया वाहनों की बिक्री में दर्ज किया गया। इलेक्ट्रिक कारों और SUV फिलहाल इस सीजन की पहली पसंद बने हुए हैं। इस रिपोर्ट का ये देखते हैं। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो मार्केट में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। साल 2024 में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। अप्रैल महीने में ऑटो बिक्री के ताजा आंकड़े बढ़ते भारत की नई कहानी कह रहे हैं। त्योहारों और शादियों के सीजन में देश भर में गाड़ियों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। मारुति 40% मार्केट शेयर के साथ अब भी सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है। अप्रैल माह में मारुति ने 5% की बढ़त के साथ 1,60,529 गाड़ियां बेची। बजाज ऑटो की बिक्री 17% और महिंद्रा की बिक्री 13% बढ़ी है। बीते वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 90% का इजाफा हुआ था। अब अप्रैल 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स 71% मार्केट शेयर के साथ पहले पायदान पर है। कमर्शियल गाड़ियों के विक्रेता अशोक लेलैंड की बिक्री 10% बढ़ी। दुपहिया वाहनों के चैंपियन हीरो मोटोकॉर्प ने अप्रैल में 5,33,000 से ज्यादा दुपहिया वाहन बेचे, लेकिन EV दुपहिया वाहनों की बिक्री में 52% की गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ती मांग से दुपहिया वाहनों की बिक्री में काफी तेजी दर्ज की गई है। साथ ही भारत से गाड़ियों के एक्सपोर्ट्स में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई। अच्छी खबर यह भी है कि भारत के दिग्गज मारुति अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को यूरोप और जापान के बाजार में एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है, जबकि अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों का आयात ही किया जाता था। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अप्रैल महीने में मैन्युफैक्चरिंग वृद्धि के आंकड़ों में कुछ कमी आई, लेकिन उसके बावजूद मांग कायम रहने के संकेत हैं। HSBC की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI इंडेक्स अप्रैल में 58.8 पर आ गया, जो कि 3.5 साल में सेक्टर की सेहत में दूसरे सबसे अच्छे सुधार का संकेत है। PMI मार्च में 16 वर्ष के उच्चतम स्तर 59.1 पर था। इस सूचकांक में 50 से ऊपर का स्तर वृद्धि को बताता है। सर्वे के मुताबिक कंपनियों के नए कारोबार में तेजी से इजाफा हुआ है
और उन्होंने इस तेजी का अनुरूप उत्पादन बढ़ाया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए ऑर्डर भी तेजी से बढ़े हैं। इससे भारतीय और विदेशी ग्राहकों की मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ने के संकेत मिले हैं। यह विस्तार 2021 की शुरुआत के बाद से दूसरी सबसे मजबूत गति में है। कंपनियों को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में बिक्री से भी लाभ मिला है। तो इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। केरल वर्मा, इस 85 राजा ने इस कंपनी की नाक में दम कर रखा और साथ ही लोगों को भटका कर हमारे खिलाफ कर रहा है। किंग कहाँ है? सच बताओ। महल ना रहा तो क्या हो, ये पूरी धरती आपकी है और हम सब आपके साथ हैं। राशि की सबसे बड़ी ताकत है कुरुचिया जनजाति, जिसे जंगल के बारे में सब कुछ पता है। जीत अभी भी आपकी मुट्ठी में है। उठिए महाराज और रच दीजिए इतिहास। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। 565 रियासतें हैं। भौगोलिक रूप से तो ज्यादातर भारत ही जुड़ी हुई। इस तरह आप राजाओं पर दबाव नहीं डाल सकते। किसी एक प्रिंसली स्टेट का अकेले अपनी सुरक्षा कर पाना संभव नहीं। खून का रिश्ता है हमारा। दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस तरह बांट नहीं सकती। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लोकतंत्र के महापर्व में हर आवाज रखती है मायने। आम चुनावों के लिए क्या है जनता की राय? कांग्रेस जीतती भी है तो उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा होगा? क्या है उनके मुद्दे? आज भी साधारण जनता का सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में, स्वास्थ्य में और न्याय में खर्चा होता है। जानने के लिए डीडी न्यूज पहुंच रहा है देश के हर राज्य में। 2024 में क्या बड़ी चुनौतियां आपको दिखाई दे रही हैं? जनवाणी बनेगा देश की आवाज का मंच, क्योंकि यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। होगी तीखी बहस। दीवार खोल के क्या दरवाजे बंद कर दिए आपने इनके लिए? होंगे नेताओं से हर सवाल। केरल में आऊंगा तो थोड़ा मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ में आकर और कंफ्यूज हो गया, ये अलायंस है क्या? देखिए जनवाणी सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनवाणी के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है।